ऑलराइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं। सेक्शन बी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। क्या मतलब कॉस्ट का? आप लोग के जहनों में क्या आता है? कॉस्ट किसे कहते हैं? कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क है? हम्म। कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क है? जो भी आता है, जो भी समझ है, जो भी कॉमन सेंस कह रहे हैं आपका। कॉस्ट जो भी एप्लीकेबल हुई है उसके प्रोड्यूस करने में, प्राइस जो भी सेल करने से। ओके, कॉस्ट वो है जो आपने कहा कि प्रोडक्शन में हमारा खर्चा पड़ रहा है। जी, और प्राइस क्या है? ये जिस पर भी हम सेल कर जिसमें हम सेल कर रहे हैं। तो प्राइस और कॉस्ट में फर्क क्या है? ठीक है, आपने जो बताया है वो सही है, मगर इससे फर्क वाजे नहीं हो रहा। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि जिस कॉस्ट पे मुझे जो कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्शन में, उसी कॉस्ट पे मैं बेच दूं। अगर मुझे ये मार्कर बनाने में 20 रुपीज लगे हैं, तो इस 20 रुपीज का ही मैं बेच दूं मार्केट में, यस और नो? तो फिर क्या फर्क हुआ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में? तो फिर अलग क्यों नाम है? कॉस्ट अलग, सेलिंग प्राइस अलग। और क्या मैंने इतनी मेहनत और इतने रिसोर्सेज इसमें इन्वेस्ट किए इस मार्केट को बनाने के लिए, जस्ट टू सेल इट एट कॉस्ट? व्हाट्स द डिफरेंस? थोड़ा सा जोर डालेंगे, आपको पता है, यू गाइस नो। मानो आप अपने ऊपर रख के सोचे ना कि आपके पास, आपने बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा किए, कैपिटल अपनी जेब से निकाला, आसपास पेरेंट्स से, दोस्तों से पैसे मांगे और एक कारोबार सेटअप किया। और उस कारोबार को सेटअप करने में जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हो, उसकी कॉस्ट जो आ रही है, आप सेम उसी कॉस्ट पे जाके सेल कर दो कस्टमर को। इतना जो आपने मेहनत की, इतना जो लंबा पेंडा किया, क्यों किया? मतलब क्या ही जरूरत थी? आप ना भी बनाती मार्केट तो क्या था, लोग बना रहे थे। आप ना खोलती अपना सैलून तो क्या था, दूसरे सैलून्स खुले हुए थे। आपने क्यों खोला? क्यों स्टार्टअप किया? कासिम, क्यों खोलते हो कारोबार? पैसा कमाने के लिए। तो वही तो पूछना चाह रही हूँ, तो वो पैसा जो कमाने के लिए खोल रहे हो, उस पैसे को क्या बोलते हैं? यस। तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। कि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट का अंसर शामिल है। गेटिंग द पॉइंट? विदाउट प्रॉफिट, यू डूइंग एनी वर्क मेक्स नो सेंस। कॉस्ट में ही अगर आपको बेचना होता तो मतलब वाई इतना लंबा पेंडा, इतनी मेहनत, ये वो, और आपको मिल कुछ भी नहीं रहा। जो आपको कॉस्ट पे अगर आप सेलिंग प्राइस कर रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि जो आपकी लागत हुई वही आपको वापस मिल गया, आपने फिर लगा दिया प्रोडक्ट में। आपकी क्या कमाई हुई? आपके पेट में तो कुछ भी नहीं गया। आप तो भूखे के भूखे रहे, क्योंकि जो पैसा आया वो कारोबार में फिर लगा दिया। तो जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आएगा तो आप मोटिवेटेड फील करोगे इतनी मेहनत करने के लिए। प्रॉफिट नहीं आएगा, देन हु विल फील मोटिवेटेड? नोबडी। गेटिंग द पॉइंट? अब आइए कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉफिट रिपोर्टिंग। इसी कॉस्ट को समझने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है कि कॉस्ट यूनिट किसे कहते हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन यानी कि कितने टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है, और प्रॉफिट रिपोर्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले कॉस्ट यूनिट क्या है? व्हाट्स अ कॉस्ट यूनिट? पर यूनिट कॉस्ट, या आप इसको कह लें आपका वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्या है। कॉस्ट यूनिट का मतलब है आपका वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्कर बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो उसका वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्या है? मार्कर। उसका कॉस्ट यूनिट क्या है? मार्कर। इस पे जितना खर्चा हो रहा है आप वो फाइंड आउट कर लोगे, तो आपको पूरे की पूरी फैक्ट्री का इनकम और जो भी है कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है। लेकिन एक यूनिट की कॉस्ट पता लगाना लाजमी है, जरूरी है। इसको कहते हैं कॉस्ट यूनिट। इसी तरह सर्विस, अब हमारा स्कूल है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन दे रहा है, तो कासिम आगे आ जाओ ना, इतना दूर बैठ लो। तो क्या है इसकी सर्विस? वन यूनिट, वन कॉस्ट यूनिट क्या है? एज अ स्कूल मेरी वन कॉस्ट यूनिट क्या है? हम्म। नो। आपकी कॉस्ट ऑफ यूनिट क्या है?
फॉर अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वन स्टूडेंट, यस, वन स्टूडेंट पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, एक स्टूडेंट को पढ़ाने की कितनी कॉस्ट आ रही है, दैट्स आवर कॉस्ट यूनिट। गॉट इट। अब आइए, एक चीज है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट कार्ड। क्या कहते हैं? कॉस्ट कार्ड का एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसको यहाँ पे पार्क करके रखिए। अब आइए कॉस्ट क्लासिफिकेशन। व्हाट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन? कितनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं? टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसको हम कह रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो आप मुझे बता सकते हैं किस किस टाइप की कॉस्ट हो सकती है? एनी आइडिया? आप इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, जो जो मशीनरी यूज हो रही है, जो भी पर्सन इस पे काम कर रहा है, एज एम्प्लॉयर, वेरी गुड, एज इलेक्ट्रिसिटी जो वेरी भी गुड, लग रही है, हर चीज की इस पे जो भी वेरी गुड, लागत हो रही है वो इसमें ऐड होती है, वो कॉस्ट ऑफ ठीक क्लासिफिकेशन है। कहलाता देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट जिसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो खर्चा जो आपके प्रोडक्ट में डायरेक्टली लग रहा है, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है। इंक है, इसका लेबल है, इसका ये कैप है, ये कलर है, प्लास्टिक है, ये इसका हिस्सा बन रहा है। और ये हिस्सा बन के कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? है। कंज्यूमर के पास जा रहे हैं। तो जब ये कंज्यूमर के पास जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। और वो चीजें जो इसका हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन उसके बगैर ये बन नहीं सकता, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, बिजली, मशीनरी। मशीनरी, रेंट, ठीक है, कोई सुपरवाइजर, बाहर का मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सबके बगैर ये मुमकिन नहीं था कि ये बन सकता। तो इसको हम क्या कहेंगे मानो? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता और वो कंज्यूमर के पास चला जाता है। ठीक है। अब आइए, इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं। एक है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब होता है कासिम? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करती है। हर नाम के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। वेरिएबल, इट वेरीज। कैसे वेरी करती है? अगर मैं ये 100 यूनिट बनाऊं, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट के लिए फर्ज करें मुझे 100 केजी प्लास्टिक चाहिए, फर्ज करें। तो 100 यूनिट के लिए 100 केजी, यानी एक यूनिट के लिए 1 केजी। अब अगर मेरी डिमांड बढ़ जाए मार्केट की, और मेरी डिमांड बढ़ गई है, तो अब मुझे प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। 100 से मैं 500 पे ले जाऊं, 500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 500 यूनिट्स में अब मुझे कितना मटेरियल चाहिए होगा? 500 केजी। सिंपल मैथमेटिक। तो यानी जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, वैसे वैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगर डिमांड नहीं बढ़ रही, कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। अगर डिमांड घट रही है, 100 से मैं 50 पार करके आ जाऊं, तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी घट जाएगी। यस और नो? So that is the called variable cost, which it varies. It varies with activity level. एक्टिविटी लेवल का मतलब है डिमांड, प्रोडक्शन। हाँ, रॉ मटेरियल के खर्चे ज्यादातर वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी ये स्कूल है, इस स्कूल में कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 400 स्टूडेंट्स पढ़ता है, 400 स्टूडेंट्स के ऊपर 50 टीचर्स हायर्ड है फॉर एग्जांपल। तो 50 टीचर्स हायर्ड है, 400 स्टूडेंट पढ़ता है, डिमांड बढ़ रही है, स्टूडेंट्स और आ रहे हैं, हम बराबर वाला बिल्डिंग भी खरीद के ब्रांच एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हमारे पास 900 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो हमें टीचर्स भी मजीद हायर करने पड़ेंगे। तो जब टीचर्स मजीद हायर करेंगे, हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ठीक। अब आइए नेक्स्ट, अल्लाह भला करे आपका, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट स्टेज कांस्टेंट नो मैटर the activity level is rising, stays constant। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट रिमेन्स कांस्टेंट, सेम टू सेम रहेगी। सेम टू सेम क्यों रहेगी? जैसे कि एग्जांपल, रेंट। अगर ये क्लासरूम में मैं पढ़ा रही हूँ, हो सकता है इस क्लासरूम का रेंट जा रहा है 10,000 है। अब यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हैं, हो सकता है कुछ टाइम बाद
10 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, फिर भी रेंट कितना है? 10,000। हो सकता है 50 बच्चे हो जाएं, फिर भी रेंट कितना है? 10,000। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। हाउएवर एक पॉइंट आता है जब एक्टिविटी लेवल एक सर्टेन रेंज से ज्यादा राइज कर जाती है। लाइक 50 स्टूडेंट्स की बात करूं तो 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास 200 स्टूडेंट्स आ जाएं तो क्या ये क्लासरूम इनफ होगी? फिर मुझे बराबर वाली क्लासरूम भी किराए पे लेनी पड़ेगी। तो अब जब बराबर वाली क्लासरूम भी मैं किराए पे लूंगी तो ये 10,000 की पे हो रही है, अब उसकी भी पेमेंट बढ़ जाएगी, 20,000 हो जाएगी। यस और नो? तो इसको कहते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, यानी एक सर्टेन लेवल तक के बाद वो कांस्टेंट है, लेकिन एक उस सर्टेन लेवल को क्रॉस करने के बाद एक एक स्टेप अप राइज आता है। तो अब 2 क्लासरूम्स हो गई, 2 क्लासरूम्स हो गई, अब 20,000 का किराया जा रहा है, 20,000 का किराया जा रहा है, तो अब ये 20,000 का किराया भी तब तक रहेगा जब तक 200 स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है 300 तक भी चल जाए काम, लेकिन जैसे ही 500 पे लेवल चला जाएगा तो फिर एक और क्लासरूम चाहिए होगी, फिर स्टेप अप फिक्स कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो दैट इज स्टेप अप फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, स्टेप अप कॉस्ट हो गया, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल स्लैश सेमी फिक्स्ड, इसके दोनों नाम है, और इसको मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, इसको मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, इसको सेमी वेरिएबल भी कहते हैं, और इसको सेमी फिक्स्ड भी कहते हैं। तो ये जो सेमी वेरिएबल है, सेमी फिक्स्ड है या मिक्स्ड कॉस्ट है, ये एज द नेम सजेस्ट्स इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैन यू हियर मी? चलिए, अब आइए, ये जो सेमी फिक्स्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसकी मिसाल आपने देखी होगी। आप लोग के घर में पीटीसीएल लगा हुआ है, टेलीफोन, लैंडलाइन, एक जमाने में लगा हुआ करता था। ठीक है, और बहुत कॉमन था, हर घर में हुआ करता था। तो उसका जब भी आप बिल देखेंगे, टेलीफोन बिल, तो आपको उसमें नजर आएगा कि एक बेसिक रेट होता है जो देना ही देना होता है, बेसिक रेंटल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज, यानी ये हर महीने आपको टेलीफोन के चार्जेस देने ही देने हैं, फिक्स्ड है, ये बेसिक रेंटल है। अब हर महीने आपको क्या देना है? ये 500 तो देने ही देने हैं हर महीने। अब आपको जितने कॉल्स करेंगे उस हिसाब से आपका बिल आएगा। अगर लोकल कॉल्स की हैं, जितनी भी की हैं, 10 की हैं, 20 की हैं, 25 की हैं, जितने लंबे टाइम के लिए की हैं, जितने मिनट्स आपने बातें की हैं, उस हिसाब से आएगा। इंटरनेशनल कॉल की है, जितनी भी की है, वो बिल उस हिसाब से। तो यानी कि इसका एक पार्ट जो है, अगर इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दें, तो वेरिएबल कॉस्ट की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दिस। ओके, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी लेवल। ये एक्टिविटी लेवल है 10, 20, 30, जैसे जैसे बढ़ रही है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो इसकी जो डिमांड कर्व बनती है या कर्व बनती है, वो कुछ इस तरह से बनती है। इट राइजेस एज द एक्टिविटी लेवल राइजेस। वेयर फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का सिलसिला फिक्स्ड होता है, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट। ठीक है, अब इन दोनों का मिक्स्ड वर्जन क्या होता है, सेमी वेरिएबल? वो कुछ इस तरह से होता है कि कुछ हिस्सा, यानी कि 200, या जहाँ ये एग्जांपल है 500, आपको हर महीने देने ही देने, और फिर अब आपके ऊपर है कि आप कितनी कॉल्स कर रहे हैं हर महीने, उस हिसाब से ये बिल आएगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से आएगी, ये एक्टिविटी लेवल है, यानी कितने मिनट्स आपने बात की। कि इलेक्ट्रिक का भी ऐसे ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऐसे ही है, बेसिक रेंटल है, और फिर उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है। तो जिसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड और मिक्स्ड कॉस्ट। गॉट इट? अब आइए, इसके अलावा और कौन कौन सी कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, हम चैप्टर में एंटर होते हैं और देखते हैं।
कॉस्ट यूनिट जरा डेफिनेशन पढ़िए महानूर। जी बिल्कुल। ठीक है, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू विच कॉस्ट कैन बी रिलेटेड, जैसे कि हमने बात की, अगर आप मार्कर बनाने वाली फैक्ट्री है तो दिस मार्कर इज योर कॉस्ट यूनिट। अगर आप जूता बनाने वाली फैक्ट्री है तो द पेयर ऑफ शूज इज योर कॉस्ट यूनिट। और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली हैं तो उस, अब अगर हॉस्पिटल है तो उसके लिए पर पेशेंट उसका ही होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कहानी चल रही है। यहाँ पे वही बात हुई है जो अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में की, कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। कासिम पढ़िएगा। Cost information is needed to full price setting, decision making, planning and budgeting control and the report. हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी कॉस्ट के बारे में क्यों मालूम करना है? इसीलिए मालूम करना है ताकि हम उसकी एक रेलेवेंट प्राइस सेट कर सके, ताकि हम डिसीजन ले सके कि आया हमें ये प्रोडक्ट बनाना भी है या नहीं बनाना। और हम तमाम सप्लायर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हमें कौन से सप्लायर से माल लेना है, कौन से सप्लायर से नहीं लेना, और डिसीजन मेकिंग इस पे करनी है। प्लानिंग करना है, बजटिंग करना है, इस महीने कितने यूनिट्स बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, कितनी लेबर हायर होगी। कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, जाहिर है कंट्रोल करने, कोई फ्रॉड नहीं हो, कोई चीजें गायब नहीं हो, हमारे कोई घपला नहीं हो। और रिपोर्टिंग, जाहिर है रिपोर्ट भी तो करना है, आगे ऊपर सीनियर्स को रिपोर्ट करना है, सीईओ को रिपोर्ट करना है। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटा सा सवाल है, जरा देखो। रूक्स कंपनी इज अ फर्नीचर कंपनी which manufactures chairs, tables, and beds. There are stages and three corresponding machines involved in the production of the furniture: cutting, assembly, and finishing. Which of the following costs would be classified as a cost unit of Rook's company? बताइए। Supervisor of the assembly department, a chair, the cutting machine, or all three machines? इसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा? फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है। डी, चेयर। कहा से? चेयर, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वही उसका कॉस्ट यूनिट है। अब आइए नेक्स्ट। हमने वहां पे पार्क किया था ना कॉस्ट कार्ड को। अब आप ये अपने पास लिख लीजिए, ये कॉस्ट कार्ड बनाने का एक फॉर्मेट है, और ये एज इट इज ऐसा ही आपको बनाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। यूनिट कॉस्ट कार्ड लिखिए, मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, इसका दूसरा नाम है प्राइम कॉस्ट। एडअप होगा, यहाँ आ जाए। फिर उसके बाद ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी बिजली, रेंट, और जो जो अभी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और ये ओवरहेड्स कौन से हैं? ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फिर आइए, आपके पास टोटल क्या आ गया? प्रोडक्शन कॉस्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपने एडअप किया तो ये आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्या है? ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सेलिंग, ये टोटल किया तो आपके पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट। ये पूरा का पूरा आप अपने पास रिकॉर्ड कीजिए, ये फॉर्मेट है। कोई सवाल यहाँ तक? मतलब अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि कॉस्ट कार्ड बनाओ, तो आप समझ जाओ कि ये कॉस्ट कार्ड है। डायरेक्ट मटेरियल लिखना है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल अब क्या आ रहा है? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, उसमें ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऐड करेंगे,
प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग का ऐड करेंगे, यू विल गेट टोटल कॉस्ट। ओके मानूर, क्लियर? अब इसमें से एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर बोल सकता है कि मुझे सिर्फ तुम फैक्ट्री कॉस्ट बताओ कितना है, या एग्जामिनर पूछ सकता है कि मुझे तुम सिर्फ प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना है, या एग्जामिनर बोल सकता है कि मुझे तुम पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट ही बताओ कितना है। उसकी मर्जी है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे आ जाइए। जो जो हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस की वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, कासिम जल्दी से पढ़िए। कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू, Two, three elements: material, labor, and expenses. यही तीन चीजें हैं जो मटेरियल या कॉस्ट में आती है, जो एक लेमैन को भी पता है, सब्जी वाले को भी पता है, मोची को भी पता है। भाई मेरा माल कितना लगा, मेरे पास कौन काम कर रहा है, और मेरा ऊपर का खर्चा कितना लगा, ये मेरी लागत है। इसके ऊपर वो अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करते हैं और वो सेल कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि हम एसीसीए पढ़ रहे हैं और हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, और हमें कॉस्ट कार्ड के बारे में बताया जा रहा है कि बेटा सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, ओवरहेड के खर्चे भी होते हैं। बेटा ओवरहेड में एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग रिलेटेड भी खर्चे होते हैं, उसको भी ऐड करना मत भूलना। तब तुम्हारी टोटल कॉस्ट आएगी। फिर उस टोटल कॉस्ट में तुम अपना प्रॉफिट ऐड करना, फिर तुम्हारा सेलिंग प्राइस आएगा। एक चीज और भी ऐड, मार्केटिंग। और उसमें आ गया ना ओवरहेड्स, ब्रैकेट में एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग, एस फॉर सेलिंग। सेल और मार्केटिंग एक ही में एक ही में उसको कंसिडर किया गया। अब आइए, एक छोटा सा सवाल है, ये देखिए, बताइए। हो गया? क्या आंसर है? डी। Which of the following cost would be classified as indirect labor? Indirect labor, बाकी सब जो है वो क्या है, डायरेक्ट में आ रहा है। Indirect, the factory manager's wages are a production cost but are not directly traceable to each cost unit, यानी वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बन जाता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स। अब ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ हमने ये कॉस्ट पढ़े हैं ना, इन सबका एक एक बिहेव करने का तरीका है। और वो बिहेव कैसे करता है, वो बिहेव करता है, पढ़िएगा मालूम, कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स। The way in which cost are affected changes in the level of activity, यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करता है इनका बिहेवियर। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। हो सकता है प्रोडक्शन ज्यादा होगी, बल्क डिस्काउंट मिल जाएगा। हो सकता है प्रोडक्शन ज्यादा होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। हो सकता है प्रोडक्शन कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई। या ये भी हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ गई, जैसे अभी मैंने कहा स्टूडेंट्स बढ़ गए तो मेरी स्टेप अप फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है। तो एक्टिविटी लेवल पे उनका बिहेवियर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है कासिम? और एक्टिविटी लेवल कहते किसे हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल प्रोडक्शन की बात हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट देखिए, हम समझ चुके हैं। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ देखिएगा कैसा है। लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। इस एक्सिस पे टोटल कॉस्ट है, इस एक्सिस पे लेवल ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट आइए, ग्राफ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की सेम रहती है, यानी कि अगर मुझे 1 kg प्लास्टिक चाहिए तो 1 kg प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का है। तो अब मुझे 5 kg चाहिए तो 20 रुपए के हिसाब से ही आप मल्टीप्लाई कर लो। तो पर यूनिट की प्राइस नहीं चेंज हो रही, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की प्राइस नहीं चेंज हो रही।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी लेवल। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। देखें फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसा है, फिक्स्ड कांस्टेंट, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ बनाया है, टोटल कॉस्ट लेवल ऑफ फैक्टर। क्लियर। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कुछ इस तरह से है। क्योंकि जितने ज्यादा, और जस्ट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जितने ज्यादा यहाँ स्टूडेंट्स होंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी ना तमाम स्टूडेंट्स पे, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। और जितने कम होंगे स्टूडेंट्स फिक्स कॉस्ट उतनी, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 का अगर रेंट इस क्लासरूम का है, अगर सिर्फ आप दोनों पे डिवाइड किया जाए तो आपके ऊपर 5,000 का खर्चा आएगा, आपके ऊपर 5,000 का खर्चा आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे, हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे हम 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो 20 स्टूडेंट्स पे डिवाइड हो जाएगा ये 10,000। ठीक है। और फिर 20 स्टूडेंट्स क्या, ये तो आप लोग यहाँ 2 घंटे के लिए आ रहे हो, पूरे दिन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो सब पे डिवाइड होगा, तो फिर आपके ऊपर और कम आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि ये जो किराया है पूरे मंथ का किराया है, 30 डेज का किराया है, तो 30 डेज में मेरे पास कितना स्टूडेंट यहाँ आया है पढ़ने के लिए, मुझे उस पर डिवाइड करना है फुल 30 डेज पे, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बहुत मिनिमल आ रही है। अब आइए स्टेप फिक्स कॉस्ट, पढ़िएगा कासिम। Step with fixed costs are the costs which are fixed in nature within certain level of activity. एक रेंज है, उस रेंज तक ये फिक्स रहेगी, फिर एक हद आएगी, उस हद से जब वो क्रॉस करेगी बात, प्रोडक्शन लेवल एक्टिविटी लेवल क्रॉस करेगा, तो स्टेप अप फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। जैसे हमने मिसाल दी, हम लोग मैक्सिमम इस क्लासरूम में चलो 200 स्टूडेंट्स पढ़ा लेंगे पूरे महीने में और वो पूरे दिन में, लेकिन 200 से जैसे ही क्रॉस हो गई डिमांड, हम बोलेंगे यार ये तो हमें और जगह चाहिए, यहाँ तो पूरा नहीं पढ़ना, हमारे पास तो बहुत बच्चे आ रहे हैं, तो फिर हमें कहीं और इन्वेस्ट करना होगा, ब्रांच लेनी होगी या रेंट पे या ओनरशिप पे, जो भी। एंड देन दैट्स अ स्टेप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसकी शक्ल कैसे होती है, ग्राफ कैसी होती है, इस तरह से होती है कि एक एक्टिविटी लेवल तक, सर्टेन लेवल तक ये स्ट्रेट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा फिक्स कॉस्ट राइज होगी, और फिर एक सर्टेन लेवल तक इतनी ही रहेगी, फिर एक वक्त आएगा कि फिर राइज होगी और फिर एक सर्टेन लेवल तक सेम रहेगी। और इसकी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की ग्राफ कुछ इस तरह से है। अच्छा, ये एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करना, लेकिन इसकी पहचान जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपको दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ ये क्या है, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट की ग्राफ है, ये फिक्स कॉस्ट की ग्राफ है, ये वेरिएबल कॉस्ट की ग्राफ है, या ये सेमी फिक्स्ड की ग्राफ है। तो आपको पहचान होगी तो आप सही ऑप्शन पे क्लिक कर सकोगे। अच्छा, इसके साथ साथ ना, आपने जब रीडिंग करनी है ना, तो आपने लाजमी इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना है जो कि ग्राफ के नीचे दिए हैं। ये देखें, फिक्स्ड कॉस्ट की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, रेंट ऑफ सिंगल फैक्ट्री बिल्डिंग, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑफ अ सिंगल मशीन, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं। तो जब आप घर पे चैप्टर रीडिंग कर रहे हो ना, हर ग्राफ के नीचे एग्जांपल्स गिवन है, जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि अभी आप लोग न्यू हैं, आप लोग को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह स्टेप अप फिक्स कॉस्ट के नीचे भी ये एग्जांपल्स दी हुई है कि रेंट है, सुपरवाइजर सैलरी है, कि एक सुपरवाइजर जो है वो 10 एम्प्लॉयज के ऊपर रहता है, लेकिन जैसे ही 10 एम्प्लॉय से ज्यादा आप हायर करोगे, आपको एक और सुपरवाइजर चाहिए होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। नेक्स्ट आइए मिक्स्ड कॉस्ट, पढ़िएगा मानू। हम्म, समझ आया जो यहाँ समझाया था? Are partly fixed, partly variable, and only partly affected by activity levels. इसकी ग्राफ आप देख सकते हैं, एक फिक्स्ड हिस्सा है, बेसिक रेंटल जिसे कहते हैं, और फिर वेरिएबल है पर यूनिट, इसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है। एग्जांपल्स, यूटिलिटी बिल्स, if there is a standing basic charge plus a variable charge per unit of consumption. An example is telephone bill, rental, line rental, and variable charge for calls made. अच्छा, अब ये सवाल है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा मिक्स्ड है। जल्दी से आइडेंटिफाई कीजिए। चार्जेस फॉर टेलीफोन कॉल्स मेड, जल्दी बताइए, वेरिएबल है या फिक्स्ड है?
वेरिएबल। वेरिएबल है। चार्जेस फॉर रेंटल ऑफ टेलीफोन। फिक्स है। वेरी गुड। एनुअल सैलरी ऑफ द चीफ अकाउंटेंट। एनुअल सैलरी यानी कि सालाना सैलरी ऑफ द चीफ अकाउंटेंट फिक्स्ड है। नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स सब्सक्रिप्शन टू द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। सब्सक्रिप्शन जैसे आप एसीसी की भी सब्सक्रिप्शन साल में एक दफा ही पे करोगे। फिक्स है। फिक्स्ड है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू पैक 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इनटू अ बॉक्स। ये वेरिएबल है क्योंकि 20 यूनिट्स अगर ज्यादा हो गए तो आप ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, जरा देख लेते हैं। वेरिएबल, फिक्स, 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 फिक्स और आखिरी का वेरिएबल। करेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब आइए फंक्शनल कॉस्ट। जैसे ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन की कॉस्ट की, इसी तरह एक और क्लासिफिकेशन है जिसको फंक्शनल कहते हैं। फंक्शनल का मतलब है कि भैया जो इदारे में जो फंक्शंस हैं बस वो उसकी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एक डिपार्टमेंट है सेलिंग एंड मार्केटिंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट। एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट। एक डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एक डिपार्टमेंट है क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस कॉस्ट। तो ये जितने फंक्शंस हैं जिस भी इदारे में वो उसके उसके खर्चे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक। अब आइए, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि हमने ऊपर कॉस्ट कार्ड के जरिए देखा। अब हम उसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे और हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग खुद इसको ट्राई करें। स्केजी कंपनी मेक्स 20,000 ब्रेसेस पर ईयर। स्केजी कंपनी, नाम है कंपनी का, कुछ भी नाम हो सकता है। मेक्स 20,000 ब्रेसेस, ब्रेसेस उसका प्रोडक्ट का नाम है। पर ईयर, हर साल वो 20,000 यूनिट्स बना रही है। Each brace requires half an hour of labor at $5 per hour, and three bought-in components costing $1.25, $1.25, 2 and 40 cents each respectively. The packaging of for the brace cost $16 for 100 boxes. The business incurs fixed production cost of $4,000 per annum, and the cost of selling, administration, and distribution works out at 50 cents per item sold. Calculate the production cost and the total cost of a brace and record this information on a cost card. Simply यहाँ पे डेटा गिवन है, इस डेटा को वन बाय वन आप पढ़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, पढ़ेंगे और उस फॉर्मेट पे चिपकाएंगे और क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी वो बोल रहे हैं कि मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बताओ और मुझे टोटल कॉस्ट भी बताओ। तो ट्राई कीजिए खुद से।
क्या हो? सबसे पहले ये बताएं, डायरेक्ट मटेरियल क्या क्या निकाला आपने यूनिट कॉस्ट कार्ड में? डायरेक्ट मटेरियल हाफ आवर लेबर है, थ्री बॉट एंड कॉम्पोनेंट्स हैं, थ्री बॉट एंड कॉम्पोनेंट्स ही आपका दर हकीकत डायरेक्ट मटेरियल है। 1.25 का है, $2 का है, 40 सेंट्स का है। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट मटेरियल $1.25 प्लस $2 प्लस 0.4 सेंट्स या $0.4। एड अप करें, बताएं यहाँ पे। 3.65। 3.65 ठीक हो गया। डायरेक्ट लेबर कह रहे हैं हाफ आवर ऑफ लेबर एट $5 पर आवर, तो कितने घंटे लग रहे हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में? कोई चीज मेंशन्ड है? हाउ मेनी आवर्स? हाफ आवर लग रहा है। हाफ आवर लग रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं लग रहा। तो हाफ आवर मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। नहीं, मल्टीप्लाई बाय बस 5 पर आवर हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 2। सही है, तो कितना आ गया? 2.5। 2.5। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई और नजर आ रहा है? द पैकेजिंग फॉर द ब्रेस कॉस्ट $16 फॉर 100 बॉक्सेस। तो 100 बॉक्सेस के लिए $16 है, तो वन बॉक्स के लिए कितना होगा? 0.16। और वन यूनिट के लिए कितना होगा? अब आप इसको देखें ना, यहाँ पे हमें टोटल डिमांड बता दी गई है कि 20,000 ब्रेसेस बन रहे हैं पूरे साल में, और ये कह रहे हैं कि 16 फॉर 100 बॉक्सेस। 100 बॉक्सेस यानी 20,000, और 100 बॉक्सेस एक बॉक्स में कितने हैं? 20,000 डिवाइड बाय 100 करें, 200। 200। तो एक बॉक्स में 200 यूनिट्स है, तो 200 यूनिट्स, एक बॉक्स की कॉस्ट क्या है? 16। तो 200 यूनिट्स को डिवाइड करें 16 से, तो आपको पर यूनिट की कॉस्ट मिल जाएगी 0.16। अच्छा, ये पैकेजिंग फॉर द ब्रेस कॉस्ट $16 फॉर 100 बॉक्सेस का, ये 16 है, टोटल 100 का 16 है, तो एक बॉक्स का 0.16 है। तो फिर 200 को भी आप डिवाइड करेंगे 0.16 से। यू श्योर? कैलकुलेट कर लिया? अब आइए, 0.8 आ गया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस 0.8 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट। फिक्स प्रोडक्शन, अभी चलिए प्राइम कॉस्ट निकाल रहे, प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? बताइए, टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल प्राइम कॉस्ट है 6.51। 6.51। ओवरहेड्स कोई हैं प्रोडक्शन के रिलेटेड? 0.50 सेंट्स फॉर लैंड एंड बट डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो दे रहा है कि द कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स हैं। इसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ओवरहेड्स यहाँ पे आएंगे, वो कितने हैं? 0.5। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट डालूंगा। अच्छा, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है? $4,000 पर एनम। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट यानी हम उसको समझ सकते हैं कि ओवरहेड की प्रोडक्शन है ये। 4,000 पूरे साल की, और पूरे साल में कितने बक्से बन रहे हैं? 100 बक्से बन रहे हैं। या पूरे साल में कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 20,000। 20,000 डिवाइड बाय 4,000 करें, 0.2। 0.2। तो यहाँ 0.2 आ जाए।
अब ये जरा ऐड अप करें, बताएं टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है। आपको बता दो, सही बता दो। एक्सपेंसेस 0.16 16 है। जी। 0.16 से तो डिवाइड किया था 20,000 2,000 को। क्योंकि 200। 0.16 ऐसा है डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो 20,000 यूनिट्स है टोटल और 100 बॉक्सेस है, हमें जानना है एक बॉक्स में कितने आ रहे हैं। क्या आ गया आंसर? 200 यूनिट्स। ठीक है, हमें ये जानना था। और 200 यूनिट्स यानी एक बॉक्स का जो 100 बॉक्सेस की टोटल कॉस्ट थी वो $16 थी। ठीक है, $16 थी। तो अगर मुझे पर यूनिट की कॉस्ट जाननी है तो डिवाइड बाय 16 ही कर लूं। बताओ, 20,000 डिवाइड बाय 16 कितना आएगा? 1250 1250। तो ज्यादा आ रहा है। 20,000 डिवाइड बाय 16, जी। 1250। एक बॉक्स में 200 यूनिट्स है, 100 बॉक्सेस की कॉस्ट जो है वो 16 है। तो वन बॉक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वन बॉक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 0.16। और एक बॉक्स में कितने हैं? 200 है। 200 डिवाइड बाय 0.16 करो, कितना आ रहा है? यही आएगा, बताएं। शायद आप बताएं, मान लो 200 डिवाइड बाय 0.16। ठीक है, यही यार। अच्छा जी, उसको छोड़ दें एज इट इज, अभी हम उसको नहीं छेड़ रहे। अभी आइए, ये एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन 0.5 है। अब इसका टोटल निकाल लीजिए। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट तो बताइए। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 6.71। अब फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड कर लीजिए इसमें। बताएं, 6.71 प्लस 0.5। 6.7 प्लस 0.5 6.71 प्लस 0.5, 7.1 7.21। ये टोटल आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। बट एक्चुअल आंसर है 7.0। अब मिस्टेक कहाँ हुई है वो अभी हम देख लेते हैं। ये फॉर्मेट इस वक्त समझना जरूरी है कि हमने डेटा कैसे उठाया और फॉर्मेट पे कैसे फेंका। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द यूनिट कॉस्ट कार्ड। ठीक है, फॉर्मेट क्लियर है। अब हम उसकी कैलकुलेशन में देख लेंगे कि कहाँ मिस्टेक हुई कहाँ नहीं हुई, दैट्स सेकेंडरी। बट प्राइमरी है कि आपका इसका कॉन्सेप्ट को समझना, इसके फॉर्मेट को समझना जरूरी है कि डेटा कैसे निकाला है और डेटा पुट कैसे किए। तो 3.65 और 100 को डिवाइड बाय 16 किया तो पर बॉक्स का डायरेक्ट मटेरियल निकाले 0.16। ठीक है। अच्छा, इसको उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं बल्कि डायरेक्ट मटेरियल में ही शामिल किया। ठीक है, तो वैसे हमारा सब सही है, मगर इधर 0.16 इसको डायरेक्ट मटेरियल में भी शामिल किए, बॉक्स पर बॉक्स का निकाले। अब आइए, डायरेक्ट लेबर 2.5 करेक्ट है। प्राइम कॉस्ट 6.31 है, आपकी इधर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, 6.31 है। तो ये सिंपल एडिशन क्यों रॉन्ग हो रहा है? सिंपल एडिशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए ना, जब कैलकुलेटर है तो उसके बावजूद ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बट हमने बॉक्सिंग की कॉस्ट गलत निकाली। नहीं, यही लिखा हुआ था यहाँ पे, 0.16 ही लिखा हुआ था, यहाँ से मिटा के मैंने ऊपर लिख दी, सेम चीज लिखी हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट 6.31 आ गया। अब आइए ओवरहेड प्रोडक्शन। ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बता रहे हैं? डॉलर 4,000। 4,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 20,000 यूनिट से। 0.2 आना चाहिए, इधर 0.2 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 6.51 ये हमारा आ जाता है। फिर उसके बाद क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग 0.5। हमारे पास आंसर आ रहा है 7.01। सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन एरर हुई है और कोई भी नहीं। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि हमें इसको मजीद नहीं करना, पर यूनिट पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे छोड़ देना है वाकया।
क्या? 20,000 डिवाइड बाय 100, 200। 100 की कॉस्ट 16 है, तो अगर हम 200, सॉरी 100 बॉक्सेस की कॉस्ट 16 है, तो पर बॉक्स की हमने निकाल दी 0.16। दैट्स ऑल। हमने पर यूनिट पे नहीं जाना, हमने वन बॉक्स पे स्टॉप कर दिया। 0.16। क्लियर होगी कहानी? कोई सवाल यहाँ पे? अच्छा जी। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन? हाँ, कीजिए। इस क्वेश्चन को कीजिए, प्राइम कॉस्ट ऑफ द सर्विस निकाल। प्राइम कॉस्ट।
क्या आंसर है? हम्म। आपका? डी। बी इज द आंसर। कहाँ गड़बड़ हुई? डायरेक्ट मटेरियल 6.9 है। डायरेक्ट लेबर स्किल्ड के 3 आवर्स एट द रेट $9 पर आवर, अनस्किल्ड के हाफ आवर एट द रेट $5 पर आवर। प्राइम कॉस्ट 36.4। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3.5 आवर्स एट द रेट $4.14 आ रहा है। सर्विस कॉस्ट टोटल जो आ रही है, मतलब ऑफ कोर्स फैक्ट्री कॉस्ट की बात हो रही है, दैट इज 50.4। उसके ऊपर नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 2 डाल रहे हैं, तो फिर आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है 52.4। कहाँ मिस्टेक हुई आपकी? कैलकुलेशन एरर हुई है? नहीं, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, 52.14 के बाद से कैलकुलेशन एरर तो नहीं थी, क्वेश्चन सही नहीं बोला हमने। क्वेश्चन से डेटा पे कल गलत की है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको प्राइम कॉस्ट बतानी है, प्राइम ये कॉस्ट बता बतानी रहा है। है, एक्चुअली प्राइम कॉस्ट क्या है? क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा है। प्राइम कॉस्ट क्या है? 36.4। ये प्राइम कॉस्ट है। यही तो हमें केयरफुल रहना है एग्जाम में भी, कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। हो सकता है आपको पूरा सवाल करने को बोल भी नहीं रहा, सिर्फ आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है। प्राइम कॉस्ट हमारे पास 36 पॉइंट। अगर वो टोटल कॉस्ट बोलता तब आप 50.4 बता, 52.4 बता दी। ठीक है, तो आपने 52.4 टोटल कॉस्ट बता दी है। अब आइए नेक्स्ट, प्रॉफिट रिपोर्टिंग। प्रॉफिट रिपोर्टिंग में दो तरह की रिपोर्टिंग होती है, नंबर वन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड नंबर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में फर्क क्या है, मैं बोर्ड मिटा दूं ताकि हम इसको कर सकें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक है मार्जिनल कॉस्ट। फर्क क्या है दोनों में? दोनों ही कॉस्टिंग की टाइप्स हैं, टेक्निक्स हैं। अब फर्क दोनों में बस इतना सा है, जब भी आपको एब्जॉर्प्शन का वर्ड आ जाए, आप समझ जाओ इसमें वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का आंसर शामिल है। और जब भी मार्जिनल का वर्ड आ जाए, समझ जाओ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की कहानी चल रही है। अब आइए, आप बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, एक में वेरिएबल प्लस फिक्स्ड है, एक में वेरिएबल है, तो फायदा क्या है, हम अलग से दोनों को क्यों ले, हम कोई एक ही टेक्निक क्यों नहीं फॉलो कर सकते? कॉस्टिंग टेक्निक हो एक ही हो, इतनी कंफ्यूजन, दो दो को लेके चलें साथ में? तो भैया दो दो को लेके चलना तो पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमें कुछ डिफरेंट चीजें दिखाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैक्ट्री जो है, मेरी कंपनी जो है, वो दो प्रोडक्ट्स बना रही है। एक है प्रोडक्ट मार्कर, और दूसरा प्रोडक्ट है डस्टर, और तीसरा प्रोडक्ट है ये रिमोट। ठीक है, मार्कर भी बन रहा है, डस्टर भी बन रहा है, रिमोट भी बन रहा है। अब मुझे डिसाइड करना है एज अ मैनेजर, एज अ हेड ऑफ द कंपनी, एज अ डायरेक्टर, मुझे डिसाइड करना है कि भाई मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, या मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो आया कि मैं डस्टर भी बनाऊं, ये भी बनाऊं, ये भी बनाऊं, तो तीनों चीजें क्या मुझे वो फायदा दे रही हैं? या मैं डस्टर को स्टॉप करवा दूं और मार्कर और रिमोट चलता रहे, प्रोडक्शन होती रहे? या मैं डस्टर और मार्कर को बनाता रहूं और रिमोट को हटा दूं? तो ये डिसीजन कैसे होगा, किस बेस पे होगा? तो वो इस बेस पे होगा कि जब मैं ये दोनों टेक्निक्स यूज करके मैं फाइंड आउट करूंगी कि कौन सा बेहतर है मेरे लिए, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है। तो वो मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग से पता लगेगी। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला है। जब हम ये करेंगे तो इसमें हम वेरिएबल कॉस्ट
भी और फिक्स कॉस्ट भी यहीं पे रखेंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट। दिस विल गिव मी if I minus selling price minus cost of sales, it will give me gross profit. It will give me gross profit. फिर gross profit में से other expenses हम deduct करेंगे, तो it will give me net profit. ओके, ये मोटी मोटी बात है जो हम कर रहे हैं, मोटी मोटी बात एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, क्योंकि अभी आप लोग MA1 के लेवल पे हो, अभी हम बहुत डीप में नहीं जा रहे, हमसे मोटी मोटी बात। तो मोटी बात यह है कि सेलिंग प्राइस है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल डिडक्ट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस डिडक्ट हो रहा है, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कहानी खत्म। और यहाँ जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसमें दोनों शामिल है, वेरिएबल भी फिक्स्ड भी, यानी ये टोटल कॉस्ट की कहानी चल रही। अब आइए मार्जिनल कॉस्टिंग, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेम फॉर्मूला, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे VCOS, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इससे हमें क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से हम अदर एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे शामिल होनी थी ना, वो यहाँ नहीं शामिल थी, तो यहाँ पे तो करेंगे ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ जो अमाउंट आएगी ना, उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आप करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। तो अब जब मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरे 3 प्रोडक्ट्स हैं और उन 3 प्रोडक्ट्स में से मैं कौन सा प्रोड्यूस करूँ और कौन सा नहीं करूँ, तो उसमें मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प आउट करेगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल शामिल है। तो मैंने प्रोडक्ट वन यानी मार्कर का मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर प्रोडक्ट 2 डस्टर का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर प्रोडक्ट 3 रिमोट का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर कंपेयर कर लिया कि कौन सा प्रोडक्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये या ये। तो जो मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मैं उसी को प्रोसीड करूंगा और उसी को प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सबके लिए सेम ही है, फिक्स्ड कॉस्ट का तो ज्यादा दखल नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग मुझे इसमें हेल्प आउट कर रही है डिसीजन में। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनको ये डिसीजन नहीं लेना, तो वो डायरेक्टली अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ही फॉलो करते हैं। ये करने की क्या जरूरत है? डायरेक्टली ये सब कर करा के काम खत्म। अल्टीमेटली तो हमें नेट प्रॉफिट ही जानना है। छोटा सा सवाल है, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट is not included as a product cost for inventory valuation and marginal costing? अल्लाह। आप बताएं कासिम। हम्म। एक्सपेंसेस के बाद हो गया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वो भी गाइड है।
डन। रहता परफेक्ट हो गया। अब आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल सम है, जस्ट टू शो, जो फॉर्मेट मैंने अभी शो किया है उसी फॉर्मेट को इन्होंने शो किया है, तो एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। रॉबर्स कंपनी मेक्स वन प्रोडक्ट, द कॉप। फर्स्ट जून देर आर 40 कॉप्स इन इन्वेंट्रीज हेल्ड। यानी कौन सी इन्वेंट्री है 1 जून को? ओपनिंग इन्वेंट्री। यानी माल अभी स्टार्ट हुआ है कारोबार, तो पहले से माल जो रखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 1 जून को कितना माल रखा हुआ है मानो? 40 यूनिट्स। ठीक है, अब जरा एक्टिवली आप लोग मुझे जवाब दें। ईच कॉप रिक्वायर्स कितने घंटे? 2 आवर्स ऑफ लेबर एंड 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। लेबर इज पेड कितने डॉलर्स? $8 per hour एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट $12। रॉबर कंपनीज इनकर्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ $2,000 per month and the factory produces है। 1,000 cops each month. A cop sells for sales in June were, but in July sales fell to, यानी अब 2 महीने का हमें बनाना है। आप 2 महीने छोड़ दो, आप सिर्फ एक महीने पे फोकस करो। जून, 1,000 कॉप्स। ओपनिंग इन्वेंट्री 40। सेलिंग प्राइस क्या है? 35। अब आइए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए सेम हम कैसे करेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो, चूंकि हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हमें तो वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों चाहिए। यस और नो? तो वेरिएबल और फिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट यूनिट कार्ड बनाएंगे, जो कि हमने बनाना सीखा था। यस और नो? तो कॉस्ट यूनिट कार्ड में क्या क्या चीजें आएंगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल कॉस्ट आ गई 28। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऊपर सवाल में था $2,000 सालाना। तो साल में कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 1000 डिवाइड बाय 1000 किया, $2। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई? $30। तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हमने $30 फाइंड आउट कर दिया। यस और नो? अब इसको हम सिंपली जून के फॉर्मेट में डालेंगे कि सेलिंग प्राइस हमें पता है ना कितनी है, $35 है ना। मल्टीप्लाई बाय जून के महीने में कितने यूनिट सेल किए? 1000। ऐसा ही है, तो कितना हो गया? 35,000 हो गया, नहीं हुआ? अब आइए, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 40 यूनिट्स थे या 45 यूनिट्स थे? 40 कॉप्स। ठीक है, 40 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये जो 40 ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे जो आपने यहाँ कॉस्ट निकाली है? 30। तो 40 × 30 कितना आ रहा है? 1200। 1200, ठीक है। और परचेज कितना करना है हमें? क्या मेंशन है? रॉ मटेरियल किया था कुछ एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट 12 per kg। और कितना केजी यूज हो रहा है? 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन 1 कॉप। तो हमें कितने बनानी है सेल्स? जून में 1000 की हो रही है, और पहले के कितने रेडीमेड पड़े हुए हैं? 40। तो 1000 माइनस 40 कितना हो रहा है? और फैक्ट्री में प्रोड्यूस भी कितना हो रहा है? 1000 ईच मंथ। तो 1000 तो बन ही रहे हैं, तो 1000 में 1 kg रॉ मटेरियल डलेगा, तो 1000 यूनिट्स में कितने डलेगा? 1000 kg। तो 1 kg की प्राइस कितनी है? 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 kg, 12। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे? 40 और ये 1000, और सेल कितनी हो रही है? सेल सेल 1000 हो रही है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची? 1000 प्लस 40, नहीं 1000 माइनस 40 माइनस 1000, नहीं प्लस 1000। कैसे होगा? ये देखो, 1000 आपकी सेल्स है, ठीक है, और माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करना ही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 40 प्लस 1000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि हमें नहीं पता। तो हमारी कितनी वैल्यू आ रही है? और हमारे कितने प्रोडक्शन हो रही है? प्रोडक्शन भी 1000 हो रही है। यस और नो? मे बी 40 होगी। अगर 1000 हमने प्रोडक्शन किया और सेल्स भी हमारे 1000 में, तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बचा। वेरी गुड। 40 40, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पे 40 बच गई क्लोजिंग इन्वेंट्री। 40 मल्टीप्लाई बाय अगेन 38, 30, बताइए।
ठीक है। अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 35 - 12। 25 - 12 23। 23। अब जरा चेक कर लेते हैं क्या सिलसिला है। 30 आया हुआ है। ठीक है। 35,000। इसको भी 30 से करना था भाई, हमने 12 से क्यों कर दी? क्योंकि सारी चीजें 30 से होंगी, 30 निकाला ही इसलिए। सारी चीजें 30 से होंगी, इसको भी 12 से नहीं करना, 30 से करना। ये हमारे पास क्या आ गया, 30,000 आ गया। 30,000 आ गया, तो अब बचा कितना, 5,000। ठीक है। अब क्लियर है। 5,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्योंकि हमने कॉस्ट यूनिट कार्ड से टोटल कॉस्ट निकाल ली है, तो अब हम यहाँ पे भी उसी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। कोई सवाल यहाँ तक क्लियर है? अब सेम क्वेश्चन को मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए आपको कॉस्ट कार्ड निकालना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉस्ट कार्ड कैसे बनेगा? हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को शामिल किया जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल यानी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को शामिल करके 28 निकाला है टोटल वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट। दैट्स ऑल। और यहाँ पे भी हमें आप सेम टू सेम वैसे ही करना है। 35 मल्टीप्लाई बाय 1000, 35,000 आ गया। यहाँ पे जितना कुछ भी था 40 मल्टीप्लाई बाय 28, 1000 मल्टीप्लाई बाय 28, 40 मल्टीप्लाई बाय 28 कीजिए। 11 21। 1120, 1120 दूसरा 28,000। 8,000। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 35 - 28, and -28 7। 7,000। कंट्रीब्यूशन 7,000 आ रही है यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 आ रहा है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई। क्लियर? ये अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई है क्लियर? पहले ये बताएं कि ऑब्जर्वेशन और मार्जिन में फर्क क्या है। MA1 के लेवल पे सिर्फ यहीं तक बात समझाई जा रही है, इससे आगे कहानी नहीं बढ़ाई जा रही। तो यहीं तक बात आप लोग से एब्जॉर्ब हो रही है कि यहाँ पे कॉस्ट यूनिट कार्ड में क्या हो रहा है और यहाँ कॉस्ट यूनिट कार्ड में क्या हो रहा है। असल इंपॉर्टेंट जो चीज है ना आप लोग के लिए, वो ये कॉस्ट यूनिट कार्ड है MA1 के लेवल। और फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, और ये सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। मानोर क्लियर है या मुश्किल लग रहा है? आ जाएगा समझ, कोई मसला नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कभी भी पहले किया नहीं है, कहीं आपने अपने आसपास ऑब्जर्व भी नहीं किया है। तो घर जाके इसको दोबारा करेंगे तसल्ली से, नोट डाउन करके, हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी। जून का मैंने करवा दिए, अब आप लोग का असाइनमेंट ये है कि जुलाई का करके आने हैं घर से। पहले जून का खुद से इसको दोबारा देख देख के करोगे ताकि समझ आ जाए, फिर जुलाई का खुद ट्राई करोगे। ठीक। अच्छा एक और रूल है, लेकिन अभी आप लोग की हवाइयां इतनी उड़ी हुई है, मैं देखकर मैं और आगे कुछ और बात बताना नहीं चाह रही। लेकिन आप लोग जब कल की क्लास में आइएगा तो आप लोग मुझे याद दिलाइएगा कि इससे रिलेटेड एक रूल है मैम जो आपने बताना था। ठीक है। क्योंकि ये जो है आप लोग जब ये करके आएंगे ना, लिख के करके आएंगे और फ्रेश माइंड में होंगे, तब मैं वो रूल बताऊंगी तो आप लोग को पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। वो रूल MA1 में एप्लीकेबल नहीं है, वो F2 का रूल है, लेकिन वो अभी से जानना जरूरी है क्योंकि हमें नहीं पता है MCQ में जो हमारा कंप्यूटर महाशय है वो आपके सामने कौन सा सवाल लेकर है। तो मैं वो रूल बता देना चाहती हूँ ताकि इन केस अगर उस तरह का क्वेश्चन आ भी जाए तो आप लोग को ये बात मालूम हो, क्योंकि वो बहुत बेसिक रूल है और बहुत आसान भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है उसके सम्स भी। अगर आपको रूल पता हो तो आसान होता है। ठीक हो गई कहानी? तो यहाँ पे आप लोगों ने बस इस चैप्टर को आज करना है। क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कॉस्ट बहुत आसान है।
और कॉस्ट यूनिट कार्ड बहुत आसान है, सिर्फ उसका फॉर्मेट है। असल जो इस चैप्टर में मुश्किल चीज है वो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं, बल्कि मुश्किल भी नहीं है अगर आप लोग तसल्ली से घर में बैठ के करेंगे। इट्स जस्ट न्यू फॉर यू, इट्स न्यू, दैट्स व्हाई इट माइट टेक सम टाइम टू अब्सॉर्ब। ओके, अदरवाइज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट फॉर्मेट बेस्ड, सिंपल फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट पता है तो आपने सिर्फ डेटा उठाना है क्वेश्चन से और पुट करना है, और कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच।